नमस्कार, सीधी बात के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुधीर चौधरी। आपने अक्सर एक बात जरूर सुनी होगी कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, और उन चीजों में जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता सबसे ऊपर आती है आपकी हंसी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको हंसा सकता है तो उसे संभाल कर रखिए और खुद भी अपने आप से पूछिए, आप आखिरी बार खुलकर कब हंसे थे। आज सीधी बात में हमारे जो खास मेहमान हैं वो वही हैं जो हर वीकेंड पर टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आपके घरों में आते हैं और आपको हंसाते हैं। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा, वो कॉमेडी किंग भी हैं, कॉमेडी के बादशाह भी हैं, आप जो चाहे कह लीजिए, और वो एक्टर भी हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कॉमेडी किंग और मशहूर एक्टर कपिल शर्मा से। थैंक यू सुधीर जी, शुक्रिया। कपिल, आपने इतनी हम्बल बिगनिंग की जी। छोटे शहर से इतना स्ट्रगल करके आप आए, उसके बाद आपने पहले तो कॉन्टेस्ट जीता, फिर अपना शो किया, फिर अब आप इतने बड़े एक्टर बन गए। कभी आपने ये कल्पना की थी कि आप सीधी बात में आएंगे? मैंने रात को कल्पना की थी जब मुझे पता चला कि मैं सीधी बात में जा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर, और मज़ेदार शो है ये, और दोबारा इसका नया सीजन आ रहा है। सो कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? सच्ची बताऊं तो नहीं एक्चुअली, मतलब ये होती गई चीज़ें। मतलब स्कूल में मुझे लगता था कि स्कूल में मैंने गाता था, स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें, तब मुझे लगता था कि मैं शायद सिंगर बनूंगा बड़ा होके। पर फिर क्योंकि फादर पुलिस में थे तो मैंने जब स्कूल के बाद एग्ज़ाम देते हैं 10+2 के, बीच बीच में ट्राई करता रहता था सरकारी नौकरी के लिए भी। ऐसा कभी एक्टर बनने का एक्चुअली नहीं सोचा था। पर कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया, जब ग्रेजुएशन के टाइम पे, उस समय फिर मुझे ना थिएटर का थोड़ा चस्का लग गया। तो क्योंकि थिएटर में आप एक्टिंग भी करते हो और कॉलेज का थिएटर है तो उसमें ऑब्वियसली म्यूज़िक व्यूज़िक भी खुद ही करना पड़ता था। तो वो उस दरमियान धीरे धीरे फिर इधर शिफ्ट हो गए। तो बस फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता गया, आते गए। पर मैंने आपके शो में देखा है, आपको अगर कोई मौका मिल जाए गाना गाने का, हाँ, या मौका मिल जाए कोई एक्टिंग करने का, तो आप कभी छोड़ते नहीं है। उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर की जो दबी हुई भावना है वो यही है कि आप या तो सिंगर बनना चाहते थे या एक्टर। जी, मैं वही, मतलब शौक बहुत है म्यूजिक का, पर हाँ मैं कभी ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया कभी, क्योंकि ऐसा कोई कभी उस समय हमारे इतने कोई थे भी नहीं। मतलब हमारे अमृतसर में कलाकार बहुत थे कमाल कमाल के, पर जो थे वो इतने बिजी थे कि जैसे वडाली ब्रदर्स हुए या मतलब हमारे शहर से बहुत निकले, रफ़ी साहब, इतने बड़े बड़े, पर सीखने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट उस समय था नहीं। सो वो एक मलाल रह गया कि यार अगर सीख लेते तो शायद और अच्छा हो सकता था। पर अब जबकि अपना शो बना लिया फिर मैंने, तो फिर कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से आता ना, तो मैं वो जो कीड़ा है ना गाने का, मैं दबा के निकालता हूँ, बिठा बिठा के सुनाता हूँ। कहाँ जाओगे आप, मैं आपको सुनाऊंगा गाना। तो कर लेते हैं, शौक पूरा कर लेते हैं। आज यहाँ भी आपका गाना सुनेंगे। वैसे अगर नहीं कोई सुनाता होगा तो आप उसका एडिट कर देते होंगे अपने शो में? तो है जो नहीं, मैं सुनाता हूँ, बिठा के सुनाता हूँ उनको। और हाँ, क्योंकि वो हमारे हाथ में होता है एडिट। हाँ। अपना गाना तो नहीं मैं कटने देता। अच्छा, ये आप बताओ, आप अपने शो में सबका इंटरव्यू करते हो जी। अब रोल रिवर्सल है, आज यहाँ इंटरव्यू देने में कैसा लग रहा है? मुझे अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे ना आदत पड़ी है सुधीर जी, हमेशा ही सामने लोग बैठे होते हैं, 200-250 लोग बैठे हैं, तालियां, हंसी मजाक, ये वो। तो मुझे एक्चुअली मेरा वो रियाज हो गया बड़े सालों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना थोड़ा सा इंटेरोगेशन रूम में नहीं लेके जाते किसी को कि आओ बताओ सोना कहाँ रखा है, बताएगा अभी 5 मिनट बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी माहौल आप भी गर्म कर रहे हैं थोड़ी धीरे धीरे। सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही है। हाँ, अभी तो मैं आपको गर्म कर रहा हूँ, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि मेन सवाल अभी आने वाले हैं। तो ये फिल्मों में आने का, ये आपकी तीसरी फिल्म है शायद? जी। तो फिल्मों में आने का कैसे आपको ये चस्का लगा कि भाई अब फिल्मों में चलना है? ये भी सर ऐसे ही एक्सीडेंटली हुआ। तो मेरे शो के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी जो अब्बास मस्तान साहब के पास थी। तो उन्होंने बोला कि ये कहानी बड़ी अच्छी है, तो मैंने अब्बास मस्तान साहब को दी थी, अगर आप एक बार सुन लो तो आप मज़ा आएगा आपको कॉमेडी। तो मैंने सुनी तो वो बड़ी मज़ेदार सी लगी मुझे, प्योर कॉमेडी थी, मतलब आउट एंड आउट कॉमेडी। तो वो उसका रिस्पांस भी बड़ा मज़ेदार था, उसकी ओपनिंग भी बड़ी कमाल की लगी, और फिल्म भी सुपर हिट थी वो। तो बस फिर लगा कि 4 हीरोइन थी मेरी उसमें। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है।
तो मज़ा बड़ा आया था शूटिंग के दौरान ना। होता ना कि यार, क्योंकि टीवी में हम रहते हैं, हमारे शो में तो लड़कियां भी असली नहीं है, मतलब लड़के ही लड़कियां बन के घूम रहे हैं। तो जब असली लड़कियों के साथ काम किया ना, तो मुझे लगा यार वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, थोड़ा इस तरफ भी देना चाहिए। नहीं, अब जोक से पार्ट पर मज़ा आता है सर, क्योंकि हम थिएटर तो करते ही थे पहले, तो शौक तो है ही एक्टिंग का, और बस यही है कि अलग अलग चीज़ें करते रहें। इससे जो आप बात कर रहे हैं कि आपके शो में आप लड़कों को लड़कियों का रोल देते हैं, ये आइडिया किसका? ये आपका आइडिया है? सर एक्चुअली ये एक मतलब पूरी टीम का ही कह सकते हैं आइडिया। जब हम लोग शुरुआत करने लगे थे ना इस शो की, तो हम लोग अपने दादी के कैरेक्टर के लिए कोई ढूंढ रहे थे, कोई एक्टर। तो हमने एक दो ऑडिशन भी किए, पर वही है कि दादी के किरदार के लिए जो कैरेक्टर ले रहे थे, तो दादी ऑब्वियसली फिर वो दादी की उम्र की ही कोई ले सकते हो आप। पर फिर हमारे चैनल में ही एक हमारी जो ईपी थी, उन्होंने कहा कि अगर हम दिन में 2 एपिसोड शूट करते, उन समय 2 एपिसोड करते थे, और रात भर तक लेट, सुबह 4 बजे तक भी कभी कभी चलता था शूट। मतलब 10 बजे सुबह शुरू किया आपने, स्टैंड अप हुआ, फिर गैग हुआ, फिर इंटीग्रेशन हुई, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद वापस से वही प्रोसेस। तो अगर असली उस कोई किरदार ऐसा लेते हम, तो शायद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई आप 70-75 साल के किसी एक्टर को कास्ट करते हो, तो शायद वो, और दूसरी बात फिर वो आप लिबर्टी भी नहीं ले सकते, आप कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट में भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक अली भाई हैं, अली असगर, तो उनको अगर दादी का रोल करवाएं। तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लोगों को अच्छा लगा। तो फिर बस फिर चस्का लग गया सबको कि यार ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। लड़का अगर लड़की बनाओ, अगर आप किसी लड़की के ऊपर पंच मार रहे हो, कोई कॉमेडी पंच, तो वो कभी ना कहीं कोई देखने वाले भी ऑफेंड हो सकते हैं कि यार ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो जब लड़का लड़की बना हुआ है, लोगों को भी पता है कि ये हंसाने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है, स्पेशली पर आपके जो मजाक होते हैं अक्सर वो बिलो द बेल्ट होते हैं, कई बार वो सीमा को भी लांग जाते हैं। सीरियसली? हाँ। अच्छा। तो कई बार कोई चाहे तो बुरा मान सकता है, ये बात बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी गेस्ट के साथ कोई ऐसा मजाक कर लिया हो और वो बुरा मान गया हो? सुधीर जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा। बिलो द बेल्ट कभी नहीं में हम गए अपने शो पे। क्योंकि जीसी चैनल है, हमारे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब आजकल तो ये भी आ गया है कि आप पागल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपने को एक्टर को आप पागल मजाक में भी नहीं कह सकते। सिर्फ किसी पागल की उसको ठेस पहुंच सकता है। हाँ, तो है ना। तो मतलब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ। पर हाँ, बिलो द बेल्ट कभी नहीं होता है। और कभी कभी होता है कि हम स्टेज पे खेलते इम्प्रोवाइज कर जाते हैं कभी कभी, है ना। कई एक्टर शरारती भी होते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है फिर इसको एडिट में हटा दिया जाए। तो हाँ, इंटेंशन तो वही होती है कि यार हंसाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। हाँ, बाकी लोग तो कुछ भी कहते हैं कभी कभी। आप लोगों को इतना हंसाते हैं, कोविड के टाइम पे तो आपने बहुत ही लोगों को जो है कोविड का सामना करने के लिए बहुत प्रेरणा दी, अब लगातार आप हंसाते रहे। जब लोग बड़ा लो फील करते हैं तो आपको दिखते हैं, जब आप लो फील करते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप क्या करते हो? सर मैं एक्चुअली ना कोशिश तो यही रहती कि हमेशा अपने आप को खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। हाँ, होता है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। बीच में एक फेस आया था जब बहुत लो, बहुत लगातार एक 1.5 साल का टाइम लगातार, उस समय शो वो भी बंद कर दिया मैंने अपना। सो उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता था, करने का मन भी नहीं करता था। तो पता नहीं, वो बड़ा अजीब सा टाइम था। आई थिंक सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता होगा। तो मैं हाँ, बस कभी म्यूजिक सुन लेता था। पर ट्रैवलिंग से मुझे उससे ओवरकम करने में, ट्रैवलिंग में बड़ा हेल्प मिला। क्योंकि मैं ना एक रूटीन में काम कर रहा था। जैसे हम अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे ना कि एक ही तरह का काम कर रहे हो। जब आप घर से ऑफिस से फिल्म सिटी जाना, जहां हमारा सेट लगा है, तो 10 साल से एक ही तरह का काम कर रहे हो आप। जब अमृतसर से निकले, जलंधर रुके, थोड़ा थिएटर किया, दिल्ली आ गए, दिल्ली लोगों से मिले, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को था। तो वही जा के सुना के मैंने टीवी पे वो अपना शो बनाया, लोगों को एंटरटेन किया। अब जब आपके पास वो चीज़ें खर्च हो जाती हैं, कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जब आपको और ज़रूरत होती है कि अब मैं और सोसाइटी में निकलूं, ऑब्जर्व करूं। लेकिन अब ये है कि अब आप पॉपुलर हो गए हो, आप वैसी चीज़ें कर भी नहीं सकते कि जाके सड़क पे आप मस्ती कर रहे हो, कुछ खाओ पियो, चौक पे बैठ के कहीं देख रहे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत और होती है अभी, कि आपको जितनी देर आप जाके ऑब्जर्व नहीं करोगे ये सब चीज़ों की, उसके ऊपर आप ह्यूमर कैसे बनाओगे। पर तब से मैंने फिर ये शुरू किया है, रूटीन बनाई है कि अब मैं अगर आप कभी हमारा शो देखते हैं तो अभी हम कभी भी वैसा नहीं करते जैसे पहले करते थे, लगातार 3 साल तक चल रहा है, ऐसे नहीं।
अभी हम सीजनल करते हैं, 9 महीने कर लिया शो या 10 महीने कर लिया या 7 महीने, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में भी काम ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, टूर करके आए, तो पर हाँ ये कि थोड़ा डायरेक्शन बदल लेते हैं ताकि आप भी रिफ्रेश रहें, जरूरी भी है। तो ये अच्छा है कि आज इस टॉपिक पे आपसे बात हो रही है, क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं, दोबारा मौका नहीं लगेगा। आपको ये जो फेज है इसके बारे में भी लोग बहुत जानना चाहते हैं, और क्योंकि आप बोलते बहुत कम है उसके बारे में, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगा था, आप बर्न आउट हो गए थे, आप डिप्रेशन में चले गए थे, या आप उस स्टारडम जो आपको नई नई मिली थी उसे आप संभाल नहीं पाए थे? नहीं सर, बड़े सारे रीज़न थे एक्चुअली। कोई एक रीज़न नहीं मैं कह सकता। लोगों को शायद लगता था कि ये शराब बहुत पीने लगा है, हालांकि शराब रीज़न कभी नहीं रहा था। रीज़न उसके कुछ और थे, शायद एंग्जाइटी होती थी, या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से, मैं किसी से आंख नहीं मिला पाऊंगा, मैं स्टेज पे माइक मेरे को लगाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। तो जब तक तो रात पी रहे थे आप, ठीक है, फिर एक फेस आ गया कि जब दिन में भी शुरू हो गए, तो जब पी रहे थे तो तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार सब सही है। फिर जब उतरती थी फिर लगता था, तो वो मेरी से जो गलती हुई कि ऑब्वियसली जो आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है उसको नहीं पता होता कि आप क्या, ये तो सामने वाले को पता चलता है कि यार आदमी थोड़ा डिप्रेस है। उससे पहले तो हमने वर्ड सुन रखा था, ये डिप्रेस पता नहीं था कि होता क्या है। सो मेरी जो गलती हुई, मैं शायद टेम्परेरी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पी लेता था। आज भी आपको पता है, जब हम मिले थे तो भाई साहब बात कर रहे थे कि हम एक शो में आए नहीं थे, आज तक का कोई शो था, तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। उस समय आप पी के कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपए खर्च करके ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊं। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया, ठीक है। आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता होगा, हमारे भी आया। आपको लगता था आप इस फेज से निकल जाएंगे, या उस समय बिल्कुल उस समय अंधेरा ही अंधेरा दिखता था? उस समय तो लगता था कि जैसे अब बस खत्म होने वाला है काम, और शायद होता ना, बड़ा बड़ा गंदा वाला फेज था। उस समय नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा ये, है ना। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल, तो 1.5-पौने 2 साल के बाद थोड़ा, जब मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ, उस समय होने वाली वाइफ थी, वाइफ हमारी शादी नहीं हुई थी, वो मुझे इंडिया से ही बाहर ले गई और यूरोप ले गए घूमने। मुझे आम सड़कों पे उसने घुमाया कि घूम, तू भी आम आदमी है, तो ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा हुआ दुनिया का, तो सड़कों पे घूमना। फिर मैंने 10-10, 11-11 हज़ार स्टेप्स रोज वॉक करना। मैं भी शायद उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आप घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हो और ऊपर से कोई डाइट आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं आपने कुछ, वजन भी बढ़ गया था आपका बहुत बहुत बहुत। तो इससे कम, आज जितना है उससे 20 किलो ज़्यादा था। और आप पी रहे हो, और आप पीने के बाद फिर आपको ये नहीं पता कि आपने ये खाना आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती थी। पर फिर जब, हाँ ऑब्वियसली, जब बाहर निकला, थोड़ा ट्रैवल किया, तो दिमाग की थोड़ी परतें खुलने लगी। फिर लगा कि नहीं यार, क्या कर रहे हैं हम। अक्सर हम ये कहते हैं कि जो लोग हंसाते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं जी, वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं। सुना मैंने भी ऐसा। आपके साथ भी है ऐसा? आप भी अंदर से मतलब मैं टचवुड, मैं ऐसा कभी दुखी इंसान रहा नहीं हूँ, हमेशा खुशी रहे हैं, जो भी हालात रहे हैं। मतलब हम लोग, मेरे पिताजी भी जब थे, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा टेक केयर किया, बड़ा अच्छा, जितने लायक थे, मतलब यू नो, जो हमारे जितने भी हमारे पास सोर्सेज थे उस हिसाब से बड़ा अच्छा था सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े दुखी थे, पर हाँ वही एक फेस आया था बस। आई थिंक वो, ये जो फेस था, तो हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स आपके स्टूडियो में आके बैठे रहते थे कि अभी आप शूटिंग करोगे, और फिर आप शूटिंग के लिए आते नहीं थे। तो बड़े बड़े लोगों की आपने काफी इंसल्ट की होगी उस दौरान। लोग नाराज हुए आपसे? कभी ऐसा हुआ कि जब नाराज होके चले गए, आपको कुछ सुनाया उन्होंने? नहीं सर, फ्रैंकली मैं बताऊं, मेरे को कभी मेरे से कोई नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत साल हो चुके थे मुझे वो शो करते हुए, और कभी इंतजार नहीं हुआ वो, क्योंकि लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा है सुधीर जी, मैं कभी चाह के भी लेट नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि मान लो अगर मुझे 2 बजे रोल करना है, तो मुझे उसके 4 घंटे पहले पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टैंड अप करना होता है फिल्म स्टार के आने से पहले, या गैग करना होता है हमें, और अपने को आर्टिस्ट का रिहर्सल करनी होती है। सो मेरा काम सबसे ज़्यादा होता है उसमें। सो ऐसा, हाँ ऐसा होता था कि मैं पहुंच जाता था
और जैसे जैसे पता चल रहा था अभी मैं 10 बजे, अच्छा 1 बजे शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो मुझे एंग्जाइटी बढ़ने लगती थी। तो ठीक 1:45 मैं निकल जाता था कि नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आई थिंक लोग भी आपको कभी कभी आपका दिल नहीं कर रहा है कुछ, बट लोग शायद नहीं समझते इस चीज को। उनको लगा नहीं यार सब लगा हुआ है सेट, चलो चलो करो काम। भाई लोगों के लिए तो आप एक प्रोडक्ट हो, बस। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ आप एक प्रोडक्ट हो? लोग, हर आदमी आपको एक प्रोडक्ट की तरह देख रहा है, चैनल भी, दर्शक भी। जी, पैसे बनाने की मशीन, मनोरंजन करने की मशीन। राइट, एग्जैक्टली। सो उस फेज के दौरान मुझे अच्छा लगा, उस फेज के दौरान मुझे ये लगा कि ऐसा हो रहा है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, तो मुझसे क्यों करवा रहे हो? जब तक तो सब सही, आप खुशी खुशी कर रहे हो तब तक सब ठीक है ना? तो कभी कभी तो हम खुशी में कभी कभी वैसे भी किसी के इवेंट में चले जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। पर एक वक्त था जब आपका मन नहीं कर रहा है, तो पैसे भी आपको दे रहे हैं उस काम करने के लिए, लेकिन मन नहीं करता है। सो आई थिंक वो, हाँ, पर वो आप समझा भी नहीं पाते हो किसी को। पर इस समय जो आज, पर नाराज कोई नहीं हुआ। अच्छा। इनफैक्ट अगले दिन जब शाहरुख भाई के साथ शूट कैंसिल हुआ, मुझे गिल्ट तो होता ही था। अच्छा ये देखो आप चीजें कैसे एग्जैजरेट कैसे होती हैं। एक तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो, फिर आप पीने लग गए हो और वर्स्ट हो गया, फिर ये शूट कैंसिल हो गया, फिर आपको और गिल्टी, फिर अगले दिन आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो फिर अगले दिन जब जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख भाई के साथ हमारा शूट कैंसिल हुआ, तो 3-4 दिन बाद वो आए, वो कहीं और शूट करने आए थे अपना फिल्म सिटी में, तो स्पेशली मिलने आए। मे बी शायद एज एन आर्टिस्ट उन्होंने भी बड़ी सारी ऐसी, इतना लंबा स्टारडम उन्होंने देखा है आज तक, टचवुड वो सुपरस्टार है, तो कहीं ना कहीं समझते हैं वो, है ना, उनको लगा होगा। तो फिर आके 1 घंटा उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, मेरे साथ बातें करने लगे। तो क्या ड्रग्स ले लेता है? मैं कहा नहीं भाई, ड्रग्स तो मैं कभी नहीं लिए। पर मैं कहा हाँ अभी पता नहीं क्यों अब ये सब शुरू हो गया है, फेस काम नहीं करने का मन हो रहा है, ये वो। तो बड़ी अच्छी बातें भी समझा के गए, पर वही है कि वो किसी के समझाने से आप जब जो जितनी किसी चीज़ को जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी पता नहीं था यार एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है। तो एक्चुअली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे ये सारी बात करूंगा। और आपकी जो मैंने लाइफ में नहीं कभी सोचा भी, मतलब ऐसी बातें मैं करूंगा कि आप इतने बड़े एंटरटेनर हो जो लोगों को हंसाते हो, उससे मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ और ये सब बात कर रहा हूँ। बट आज के जमाने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना, यही है। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। राइट। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर मुझे ये लगता है कि अलग, हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप एक घर में रह रहे हो, 2 कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह की कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। पर जो आपने बोला कि अगर एडवाइस किसी को देनी है, मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यार अगर कोई आदमी इस समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फेस है, निकल जाएगा। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फेस होता है, ये निकल जाता है। और उसका कभी कभी हम बहुत चीज़ों का लोड ले लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है, या मेरा काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ भी। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छी चीज़ लाइफ में होती है, सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कोई बैंड बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है। और कभी कुछ बुरा हो जाता है तो कोई इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम मतलब लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, जितना लाइट तरीके से ले ले उतना ही अच्छा है। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड करना? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि घर वालों से आप शेयर नहीं कर सकते थे। मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे तो अभी भी शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत, हमारे वहाँ पे नहीं लगता अभी। और मुझे ये नहीं लगता कि पहली बार हुआ होगा, हो सकता है बचपन में भी मुझे कई बार कभी लो फील हुआ होगा, या स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। और होता ना कि बचपन में रजाई खींचो चला स्कूल भाग, तो हमारे हो गया होगा घूम फिर के, फिर हम नॉर्मल हो गए। पर एक टाइम पे जब आप
खुद कमा रहे हो, एक टाइम होता है आपके पिताजी की घर में चलती है, माँ है आपकी, फिर एक टाइम आप घर से बाहर निकले रहते हो, खुद कमाने लगते हो, अब अकेले हो, शादी हुई नहीं है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई आपकी टेक केयर करने वाला है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। सो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए, क्योंकि इनका ध्यान एक ही तरफ में लगा होता है, अपने ही काम की तरफ। म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक में मजा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कोई है ना, कोई चोर घुसा है या डाका मारने आ गया, किस नीयत से आ गया। हाँ, पर इस फेज के बाद फिर आपके थोड़े चक्षु खुल जाते हैं, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव कोई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड होता है, वो अलग बात है कि उसका शायद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना किस नियत से आया आपके पास। ऐसे बड़े सारे लोग आपके पास जुड़ जाते हैं। पर मैं अभी सच बोलूं, अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था, बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ। यू आर अ वाइज मैन एक्स्ट्रा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो फेस नहीं आता ना शायद, तो अब बड़ी सारी चीजों का जो मजा आता है ना, छोटी छोटी चीजों का, वो शायद नहीं आता। अभी शराब पीते हैं आप? सर ओकेजनली हो जाता है, पर हाँ, उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई, उस समय शायद एंग्जाइटी से बचने के लिए मैं ज्यादा पीने लग गया था, तो हाँ, वो चीज खराब थी। एक मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक और फेज जब बड़ा लो आया होगा, जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, वो तब आया होगा जब आपके फादर बीमार पड़े थे, और जब आपको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, तब आप बहुत परेशान हुए थे। ये वो फेज शायद रहा होगा जब आप वापस, आप शायद सरप्राइज होंगे कि जब मुझे पता चला मेरे पिता को कैंसर, तो ऑब्वियसली हर बच्चे को बुरा लगेगा, पर मेरे फादर का रिएक्शन देख के ना मुझको उन्होंने लाइट कर दिया। जैसे आप अभी डिप्रेशन फेज की बात कर रहे थे ना, शायद वो अब होते ना तो वो शायद ये फेज भी ना आता। उनके अंतिम दिनों में भी मैं ही उनके साथ था, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में वो थे एडमिट। तो मैंने अपने फादर को बताया नहीं था। जब बायोप्सी रिपोर्ट आती ना, जो ग्रोथ हुई उनके, वो बाद में बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है उनको। तो मैं और मेरा एक दोस्त था साथ में और मेरा बड़ा भाई, हम लोग तो मतलब स्टार्टेड क्राइंग कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने कहा डैडी को नहीं बताएंगे। तो हम भी कितने साल के होंगे उस समय, 19-20 साल का था मैंने कहा डैडी को नहीं बताएंगे कि ये चीज़ है। तो अब मैं पता नहीं, मैं तो डैडी के पास गया, और बाप है वो हमारा ना, तो चेहरे से या पता नहीं कहाँ से, अब उनको शायद पता चल गया होगा कि हम थोड़े लो फील कर रहे, पर उन्होंने एक बात बोली, कहते कैंसर निकला। तो मैं मेरे भाई की तरफ देखूं, मेरा भाई मेरे दोस्त की तरफ देखे कि इनको कैसे पता चला। तो कहते कोई नहीं, ये सब ठीक है। मतलब इतना लाइटली लिया उस आदमी ने। तो खैर पर वो फेज था वो भी। पर हमारे दिल्ली उतरा ना जब भी आज, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे थे, तो वो दिन पुराने याद आ गए। क्या फीलिंग थी जब फीलिंग उसी हॉस्पिटल के सामने से निकले? जब पिताजी होश में थे, जब उनके साथ बात करते थे हॉस्पिटल में, उनके बेड के पास बैठे बातें करना, तब तक तो चलो फिर लग रहा था कि एक उम्मीद थी कि शायद ठीक हो गए। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ, हम सफदरजंग आए, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुई, फिर चले गए वापस, फिर पंजाब फिर से आए। पर इस बार उनको आईसीयू में जब ले गए ना, उसके बाद फिर वो बाहर ही नहीं आए, तो बातचीत होनी बंद हो गई। तो 4 दिन 5 दिन, तो 5 दिन में कभी मैं लक्ष्मी नगर चला जाऊँ अपने ताऊ जी के पास, क्योंकि आईसीयू में भी अंदर जाने नहीं देते थे ज़्यादा, क्योंकि होश ही नहीं है उनको। वो 5-6 दिन बड़े भयंकर थे। उस दिन मैंने शायद खुद ही भगवान को बोला कि भगवान या तो आप ले जाओ और या ये दर्द मत दो इतना। तो ऐसी चीज़ें, वो थोड़ी होता ना कि आप उस शहर में उस मौसम में आते हो, वो खुशबू आती है आपको, तो वैसी। तो वो मेरी वाइफ कल आई, तो मैं उसको ये बता रहा था, मैं कहा यार यही हॉस्पिटल है सफदरजंग ना, जहाँ पे पापा लास्ट दिनों में थे। तो खैर, आपको इस बात का दुख होता है कि आपके फादर आपकी सफलता नहीं देख पाए। आज अगर वो आप अगर आज होते तो क्या कहते और कितने खुश होते? मुझे लगता है सर कि उनसे ज़्यादा खुश कोई और इंसान होता ही नहीं, क्योंकि डैड ही पास्ड अवे इन 2004 और लाफ्टर चैलेंज आया 2007 में, मतलब मैं आया उसमें। तो 3 साल का जैसे होता है ना कि, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ यार भगवान मतलब 4-5 साल और दे देता है यार। पर वही है कि हम तो बड़ा कुछ सोचते हैं। हर बच्चे को इस बात का बड़ा शौक होता है वो कि एक दिन ऐसा है जब वो अपने फादर को, मदर को अपनी सफलता दिखा सके कि देखो मैं ये बन गया जी, और वो अपने बच्चे की सफलता का थोड़ा मजा ले सके जी। वो फेज आपके लाइफ में फादर को लेके मिसिंग रहा? हाँ, क्योंकि मैं कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी नाटक हमारा फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया, कोई छोटी छोटी ट्रॉफी मिलनी, तो वो उसमें इतना खुश होते थे।
तो मैं सोचता हूँ कि आज अगर होते, उनको पता चलता अच्छा अपने नाम से शो कर रहा है नेशनल टीवी पे, जो वो बड़े फैन थे फिल्मों के, धर्मपा जी के बड़े फैन थे, तो यू नो बड़े सारे एक्टर्स के। तो कल ही शर्मिला टैगोर जी मेरे शो पे आई, मतलब थोड़े दिन पहले, तो मैं उनको यही बात हो रही थी, मैं कहा अगर मेरे फादर होते ना तो वो, मैं कहा उनको इतनी खुशी होती कि आज आप उनके बेटे के शो पे आई हैं। तो होता है सर फील, इसीलिए मेरी माँ जो है ना मेरे हर शो में होती है। मैं कभी बाहर भी जाता हूँ जहाँ पे जितना कंफर्टेबल हो मम्मी को ट्रैवल करना, तो मैं हमेशा साथ रखता हूँ उनको कि यार देख के उनको खुशी होती है। सो हाँ, होता है कभी कभी मन में फील कि यार होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। आप अमृतसर जैसे शहर से आए, मुंबई आए, मुंबई में तो भाई एवोकाडो खाने वाले लोग रहते हैं। हाँ एवोकाडो मुझे लगता है अभी भी नहीं पहुंचा होगा वहां पे। तो आप तो एवोकाडो की दुनिया से बाहर के व्यक्ति थे जी। तो आपको कभी कल्चरल शॉक लगा, कभी कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि ये अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो सुपरस्टार तो बन गया, वो अंग्रेजी कम है, थोड़ी कमजोर है, एवोकाडो भी नहीं खाता, ये सब चीजें, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? सर मैंने एक्चुअली जब हम अमृतसर से मुंबई गए तो ऑब्वियसली बड़ी सारी चीज़ों का फर्क था। जैसे हमारे शहर में ना कोई अपॉइंटमेंट लेने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूछ के घर आना, सीधा ही जा घुसते हैं, तो रजाई तक जाके उठा देते हैं, पे उठ जा, मतलब हमारा, हम वैसे शहर से आते हैं। तो हाँ, नए नए जाके लगते थे वो, जब चैनल की लड़कियां आपस में बात करती थी ना इंग्लिश में, तो मैं सोचता था यार ये ना बहुत गंभीर बातें हो रही हैं, कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है कोई। बाद में धीरे धीरे जब हमें इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, मैं कहा बातें तो हमारे जैसी कर रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है इनकी। तो हाँ, कैसे अब ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ मुझे, ऐसा हमेशा ऐसा फील होता है कि इससे पहले कि कोई आपका मजाक उड़ाए किसी भी आपकी कमजोरी का, अगर आप खुद उड़ा देते ना, फिर सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होती, वो फिर और डरने लगता है कि अगर ये अपना ही उड़ा रहा है तो मेरा क्या करेगा ये। तो इसलिए मैंने हमेशा अपना खुद मजाक उड़ाया, तो किसी को कभी मौका ही नहीं दिया। जब हम बड़े बड़े स्टार्स को पहले देखते थे जी, तो हमेशा मन में ये सवाल आता था कि ये जो जब ये बड़े एक्टर बन जाते हैं लोग, तो ये रात में भी चश्मा क्यों पहनते हैं? अब मैं आपको देख रहा हूँ, आपने भी स्टूडियो में, मैं खुद बड़ा मजाक उड़ाता हूँ लोगों का, कोई चश्मा पहन के आता है, मैं बोले रात को क्यों पहनते हैं, तो हाँ, पर आज रात नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए पहना था, एक तो ना प्रमोशन पहनते हैं, आप अपना भी बताओ और इनका भी बताओ क्यों पहनते हैं ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं अपना पहले रीजन बताता हूँ और मुझे लगता है कि बड़ा सिमिलर होगा। जैसे कभी कभी आजकल प्रमोशन के दिन चल रहे हैं ना, अमृतसर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर दिल्ली, दिल्ली हैदराबाद, कभी कभी नींद नहीं पूरी होती है, तो कभी कभी आंखें ऐसी होती हैं कि यार सुस्ती सी पड़ी हुई है। पर मेरी जो ये है, मेरे को लगता है कि सेक्सी लगता है आदमी, कभी कभी पहन लेना चाहिए। और दूसरी सोच ये भी है कि इस पे पैसे खर्च हुए हैं, अब जब तक पैसे वसूल नहीं होते ना, 10-15 शोज में मैं पहन के नहीं जाता, तब तक मैं नहीं उतारूंगा इसको। तो ठीक है। पर जो छोटे शहर का जो लड़का होता है ना, वो आपके अंदर से कभी नहीं जाता, आपके शो में भी वो दिखाई देता है। और जो मिडिल क्लास की जो छोटी छोटी जो सेंसिबिलिटीज होती है जी, वो आप हमेशा, जैसे अभी भी आपने बात की कि जब तक मेरा पूरा पैसा वसूल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जी, ये मिडिल क्लास का आदमी ही इसको समझ सकता है जी, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी तब तक साबुन नहीं फेंकता आखिर तक, जब तक वो पूरा की पूरा घिस ना जाए। इतनी छोटी सी पूरा घिस के उसके बाद 2 टुकड़े भी होते हैं, कभी कभी नहाते नहाते गिरता है ना 2, तो फिर उसको 2 को जोड़ के दोबारा बनाता है, वो दोबारा बनाता है। हाँ, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये डिटेलिंग कभी आपके काम आती है? मैं बहुत देखता हूँ। बड़ी आती है सर। आप देखो हिंदुस्तान में अगर आप देखा जाए तो ये जो BMW मर्सिडीज वाली क्लास है कितनी है, देखा जाए तो जो मास जिसको आप बोलते हैं, वो बेसिकली वही जैसे लोग हैं जैसे हम हैं, जहां से हम आते हैं, तो लोग बड़ा रिलेट करते हैं। मैं तो एक बार फिल्म फेयर होस्ट कर रहा था, तो बच्चन साहब सामने बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बच्चन साहब आप कभी जो शैम्पू वाली शीशी होती है वो कभी खाली हो जाती है तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डालते हो? तो वो बड़ा हंसे बात सुन के, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है, हम हमारे अपने घर में करते थे, हम पेस्ट की जान निकाल लेते थे, जो टूथपेस्ट आती थी ना, ऐसा नहीं है कि चलो अब थोड़े हालात ठीक है तो अभी देखिए ठीक है आराम से निकली तो ठीक है, नहीं तो अंगूठा दबा के उसके पेस्ट का उसकी जुबान बाहर आ जाती थी टूथपेस्ट की, तब तक नहीं छोड़ते थे हम। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसको काट भी लेते थे, पता है। तो मतलब उसकी जो जिस कंपनी ने बनाई होती थी वो भी अगर उसकी शक्ल देख ले वो भी ना पहचान पाए कि हमारी कंपनी की पेस्ट है। तो इस तरीके से तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, हाँ, वो उसमें लोग रिलेट भी करते हैं, आई थिंक लोग, क्योंकि वो अपने जैसे हैं, इसलिए शायद मैं उनके साथ कनेक्ट भी करता हूं, उनको लगता है कि हमारे जैसा ही है, तो मजा आता है। तो कपिल, आप अपनी फिल्म अब लेकर आ रहे हैं, ये फिल्म ऐसे टाइम पे आ रही है जब कोई पिक्चर नहीं चल रही, बड़े बड़े फिल्म स्टार परेशान है,
आपके शो में भी लोग बड़े बड़े स्टार अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए आते हैं, उनकी भी नहीं चल रही, तो आपकी कैसे चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब चल भी रही हैं, कुछ नहीं भी चल रही हैं। अब अगर देखो आप तो पिछले दिनों में बहुत सारी फिल्में जो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। फॉर एग्जांपल अभी पठान गई है, उसके पहले कंतारा आई थी जिसकी हमने कभी प्रमोशन भी नहीं देखी, तो वो चली है। आई थिंक मिक्स है। और दूसरा, मैं तो कभी किसी को दोष नहीं देता हूं, जैसे आपका और अक्षय पाजी के एपिसोड में अक्षय पाजी कह रहे थे कि हमारा ही दोष है, हम किसी को नहीं दोष दे सकते, क्योंकि आप वही पब्लिक है जो आपसे सालों से प्यार दे रही है। और अगर आपकी आज कोई चीज़ किसी को नहीं पसंद आई तो आपको उसका पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आई। पर और दूसरी बात एक और भी है सर, पहले जैसे मैं अपनी बात करूं, हम लोग अपने बचपन में हमारे लिए सिनेमा देखना एक लग्जरी होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि हर हफ्ते फिल्म देखने, साल में एक आध बार कोई आई तो माँ बाप ने बोला चलो जी हम आपके हैं कौन, बड़ी अच्छी चल रही है, 1 साल से लगी हुई है, चलो देखाओ। आज की डेट में इतना सारा कंटेंट, ओटीटी के आने की वजह से भी पूरा वर्ल्ड सिनेमा आपके पास है एक क्लिप के ऊपर। मेरे जैसा आदमी जिसको हमेशा ही मुझे ये लगता था कि इंग्लिश में, शायद मैंने इंग्लिश फिल्में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2014 के आसपास देखनी शुरू की हैं सबटाइटल के साथ, और रोक रोक के, कभी कभी समझ नहीं आता था, उसकी वजह से शायद थोड़ी सी इंग्लिश भी मेरी ठीक हो गई। अब पिछले 3-4 साल से मैंने कोरियन फिल्में, ईरानियन फिल्में, मतलब डच फिल्में तक देख डाली मैंने। सो इतना कंटेंट देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा कोई एवरेज कंटेंट मिलेगा तो मुझे लगता है कि, और जैसे आप अभी बात कर रहे थे हम लोग की थोड़ा अलग भी होना चाहिए, तो हमने ये जो फिल्म बनाई है ये एक तो मुझे ही लोग इसको डिफरेंट रूप में देखेंगे, क्योंकि लोगों ने हमेशा दांत देखे हैं, हंसता हुआ देखा है, तो ये शॉकिंग भी था लोगों के लिए, अच्छा वाला शॉकिंग जिसको कहते हैं, तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बाकी सर हमारा काम है कुछ अच्छा बनाना, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, लोगों के हाथ में है। आप अच्छे अपनी तरफ से करते रहो, बाकी तो क्या है। आपने इंग्लिश की बात की, अभी आप कनाडा में एक अंग्रेजी में इंटरव्यू देके आए हो। हाँ, मैं देखा। कैसा रहा? बहुत अच्छा। वो तो आपको पहले से ही टेंशन थी? उनके लिए कैसा रहा? मेरे को था कि मैंने इंटरव्यू देके चले जाना, इनकी टेंशन आगे समझती रहे मैं क्या बोल के गया। तो मैं तो मजा किया, और मतलब ज्यादा लंबा इंटरव्यू भी नहीं था, वो बड़ा कट टू कट रखते हैं मामला, जैसे हम लोग तो एक फ्लो में बह जाते हैं तो फिर हम लोग, तो वैसा था, पर अच्छा था, क्योंकि वो लोग फिल्म देख के आए थे। पहले उन्होंने फिल्म देखी थी, वो जो जर्नलिस्ट थे, तो वो फिल्म के बारे में बात की, तो फिल्म के बारे में जो भी पूछ रहे थे, उल्टा मुझे साउथ कोरिया वालों की इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि एक तो इंग्लिश, और इंग्लिश में इंग्लिश, और साउथ कोरियन एक्सेंट के साथ इंग्लिश, वो मुझे थोड़ा लगता था कि मेरा नाम भी ले जाते, पता भी नहीं चलता था। पर ठीक है सर, मजा, एक फिल्म करने का मजा इसलिए भी आता है, आप पूछे थे ना कि आपने भी फिल्म में, एक तो हर बार नई कहानी, नए कैरेक्टर में आप घुसते हो, नई लोकेशन होती है। भुवनेश्वर में मैंने 1 महीना बिताया, लोकल, जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस फैमिली से आता हूँ, अब वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें करना, कॉलेज के दोस्तों के साथ कभी घूमने जाना इधर उधर, वो चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं, क्योंकि आप मैकेनिकल हो गई लाइफ, घर से स्टूडियो, स्टूडियो से, है ना। तो वो मैंने 1 महीना जो शूटिंग के समय उस प्रोसेस को एंजॉय किया, और उसके बाद साउथ कोरिया शायद मैं कभी जाता ही नहीं, क्योंकि हमारे शो वैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह होते हैं, कोरिया में कभी हमारे शो नहीं हुए। तो फर्स्ट टाइम मैं भी गया, नए नए लोगों से मिला, पता चलता है, और ट्रैवलिंग में आप इतना सीखते हो। सो मुझे तो बड़ा मज़ा आया सर। और मेरे को एक और चीज़ लगती है कि जब आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो तो वहीं से आपको वाइब्स आ जाती है कि लोग भी एंजॉय करेंगे। सो अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका, सो उम्मीद है फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी। अब आपसे एक थोड़ा आगे का सवाल पूछते हैं, आपके भविष्य का जी। व्हाट नेक्स्ट फॉर कपिल शर्मा? अब आपने टीवी शो करके देख लिया, नेटफ्लिक्स पे भी अब आप आके देख लिया, फिल्में भी करके देख लिया, अब आप अपने आप को कैसे अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हो? आप एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, या कॉमेडी करते रहना चाहते हो, या मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग? सर मैं सच्ची बताऊं तो मेरी कोई प्लानिंग व्लानिंग इतनी खास रही नहीं है बड़ी, शुरू से भी जब शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि लाफ्टर चैलेंज कर लूंगा, 2-4 एपिसोड, थोड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा, लाइव शोज किया करेंगे, पैसे कमा लेंगे, अच्छा है, चल जाएगा। वो तो फिर धीरे धीरे आपका विजन भी खुलता जाता है, और आपको शायद भगवान रास्ते भी खोलता जाता है। फिर लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, उसके बाद कॉमेडी सर्कस करना शुरू कर दिया, फिर लगा कि यार ये फॉर्मेट में ना मैं अभी बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ अपना बनाना है। फिर अपना शो बनाया, 3 महीने के लिए पास हुआ था सर, 24 एपिसोड के लिए। हाँ, आज उसको 10 साल हो गए। करेक्ट। तो चीजें मुझे लगता है कि आप एक स्टेप लेते जाओ, थोड़ा, फिर आपको भी दिखने लगती हैं चीजें।
सो फिल्मों का भी नहीं सोचा था, फिल्में शुरू हो गई। हालांकि पहले सीरियस थिएटर करते थे, उसके बाद तो यहाँ पे बाई चांस कॉमेडी शुरू कर दी, कॉमेडी के बाद वापस फिल्में हो गई। तो अब मेरे को ये लगता है कि जिसमें मन हो, जिसमें मज़ा आए। ठीक है, अभी मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, 40 में क्रॉस कर गया हूँ, तो मुझे अभी वो टीनेजर टाइप भी नहीं हूँ कि जिसके बड़े एम्बिशन होते हैं। मुझे ये लगता है कि मज़ा आना चाहिए काम में, जैसे इस फिल्म को करके मज़ा आया। हाँ, फिल्में मैं इतनी भी नहीं करता हूँ, बहुत मतलब मैंने अभी तक पिछले 10 साल में तीसरी फिल्म है ये, तो जिसमें मज़ा आएगा वो करूँगा। गाना मेरा शौक है, तो मैंने गाना कर लिया, मनाली में जाके शूट किया, तो उसका भी मज़ा आया। आगे चल के मुझे राइटिंग का शौक है वैसे। अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, मैं भी शायद आगे चल के उसका भी कुछ करें। अमीर बनने की पहली निशानी ये होती है कि आपके जवाब जो हैं वो बदल जाते हैं। जब हम स्ट्रगलर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो मेरी नीड है जी, मैं क्या करूँ अभी, तो मुझे ये करना है। फिर जब आप अमीर बन जाते हो, ये आपका जो जवाब है ये अमीरों वाला जवाब, बिल्कुल तो मुझे जो मजा आएगा मैं वो करूँ। हाँ, तो मैं जब मेरे पास जो रिसर्च आ रही थी, देख रहा था, ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि पहले हम एक्चुअली अपनी नीड के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने टीवी या कॉमेडी करने से पहले मैंने बड़े छोटे छोटे जॉब किए हैं। लोग मुझे पूछते हैं इस कैरेक्टर में आप कैसे घुसे, मैंने कहा हमें निकले ही नहीं हम। आपने तो मुझे कोई बता रहा था जगरातों में भी आपने गाना गाया जी, वो कोरस सिंगिंग होती है ना, मेन सिंगर के साथ पीछे। हाँ, मतलब काफी काम किए हैं। पर अब आप लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए कमा चुके हो। इस सारे कहां से आता है आपके पास, पूरी है एक्सेल शीट कहां से आती है? 300 करोड़ रुपए कमा चुके हो आप। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। मैंने गवाए भी बहुत है। मतलब मैंने जब आप बात कर रहे थे ना कि वो डिप्रेशन वाले फेस की, मैंने अक्षय कुमार से भी ये पूछा था। अच्छा जी। वो तो 3,000 करोड़ कमा चुके हैं। अरे बाप रे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप करते क्या हो भाई 3,000 करोड़ का। अच्छा। आपसे भी पूछ रहा हूँ, चलो अभी 3,000 आपके भी भगवान करे 3,000 हो जाएंगे। अच्छा, पर अभी 300 आपने कमा लिए सर। अब और क्या चाहिए? सर मैं सच्ची बताऊं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास अभी क्या आ रहा है क्या नहीं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे को जो चाहिए था, एक घर है, गाड़ी है, अच्छा है। मेरी आज भी कहीं ना कहीं ना सोच मेरी सैलरी वाली है। मैं अपने लिए कभी महंगी चीज नहीं खरीदता हूं। मेरी वाइफ मेरे लिए लिया है, वो अलग बात है, वो क्योंकि थोड़े शुरू से अच्छे घर से थी, तो मैं ऐसा हूं नहीं। पर हाँ, अगर वो आपकी रोजी रोटी भी है, आपको वो लेना भी पड़ेगा। आप ये भी नहीं कह सकते नहीं तेरे मेरे पास इतने हैं मैं तो फ्री क्यों करूंगा। तो ऐसा भी मैं संत आदमी नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि मैं और महंगा होता जाऊं, ताकि पर 300 थोड़ा काम करोड़ करके ज्यादा कमाए। 300 करोड़ कमाने के बाद भी आज भी अपने ड्राइवर से आप पूछते हो कि गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, क्या एवरेज दे रही है, कब कितना तेल डलवाया था। आज भी आप साबुन की टिक्की का आखिरी टुकड़ा इस्तेमाल करते हो, आज भी टूथपेस्ट को ऐसे आखिर तक इस्तेमाल करते हो पिचा के। देखिए, कई चीजें तो होती है ना, तो वो आपकी जब तक आपके अंदर श्वास है ना वो रहेंगी, तो टूथपेस्ट हाँ, पर ये होता है कि वो पूरे अंत तक पहुंचने से पहले शायद बाथरूम से बदल दी जाती है हाउसकीपिंग के द्वारा, क्योंकि आप थोड़ी लग्जरी में आ जाते हो। नहीं तो पहले तो अच्छा, हाउसकीपिंग हो गया। हाउसकीपिंग हो जाती है ना फिर आपकी, तो वो हो जाता है। तो हाँ, पर कहीं ना कहीं से अपनी सोच वही है, वही सैलरी वाली। क्योंकि शुरू से ऐसे होता था ना कि पिताजी की सैलरी आ रही है, 1 तारीख को बड़ा कुछ अच्छे पकवान बन रहे हैं, 20-21 तारीख तक आते आते पनीर से कब आप दाल पे शिफ्ट होते थे पता नहीं चलता था ना। तो कहीं ना कहीं हम, हाँ, आगे हमारे बच्चे वैसे हो जाएं वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने शुरू से अच्छी लग्जरी देखेंगे वो। पर हाँ, हम वैसे ही हैं। आपकी वाइफ सुनते हैं बड़े पैसे वाले घर से हैं, बहुत अच्छे परिवार से आती हैं जी। उनके साथ कभी आपको ऐसी एडजस्टमेंट होती है? वो कभी आपको बताते हैं कि कपिल नाउ यू आर अ रिच मैन, अब वो पुरानी चीजें छोड़ दो? या जब आप शुरू में उनके साथ रहना आपने शुरू किया होगा तो आपको कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आई हो? नहीं, कभी नहीं आई। आई थिंक उसने वो अच्छे घर से हैं, पर हाँ, अब मैंने बड़ी मेहनत करके मैं आ गया था बराबर, ऐसी बात नहीं है। तो वो ऐसा कभी नहीं करती। मुझे उसके लिए बहुत सम्मान है, प्यार है। वो इसलिए है क्योंकि उसने जब आपको पसंद करे कोई, उस समय की जब आप सड़कों पे घूम ही रहे हो, कोई अता पता नहीं है, तो उस इंसान का तो फिर खास जगह होती है। सो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और हमारा कल्चर सेम है, वो भी पंजाब से हैं, तो कभी नहीं लगा। अब आपसे मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ जी। हो सकता है आपको अच्छा भी ना लगे। लोग ये कहते हैं कि एक आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है, अच्छा जी। सेकंड, यू आर एन इनसिक्योर मैन, अच्छा जी। और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में आप उसको बदल देते हो। अच्छा जी। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं? इनका कोई नाम नहीं, पता तो, भी है? ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपका बताता है कि अच्छा। जितने अच्छे लोग थे आपने सब बदल दिए। अच्छा जी। तो ऐसा क्यों है? सर मुझे लगता है कि पहली बात तो मैंने आज तक कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। मुझे जो अच्छा लगा ना, मैं उल्टा लेके आया हूं उनको। तो मैं आपको बड़े अच्छे वाले सोर्स से बताऊंगा, जहां से मैंने ये शो शुरू किया, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। सो मुझे जो भी अच्छा लगा मैं लेके आया हूं।
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जितने भी टीवी शोज आते हैं या कुछ भी, ये होता है कि नया सीजन आया, नई कास्टिंग होती है, नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, पर जब आपकी चीज कोई चल रही है, अच्छी चल रही है, तो आपके बारे में खबरें ज्यादा आती हैं। ईगोइस्टिक बोलते हैं। मैं शॉर्ट टेम्पर बहुत था पहले, जो मैंने उस पर काम भी किया है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि पहले एक कोई गाली देता था, मैं 10 दे के आता था उसको। तो वो शायद हमारे ब्लड में ही है, हम लोग हैं ही उस जगह से आते हैं हम, कि प्यार भी दबा के, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप, कि मोहब्बत किसी पे आती है तो दबा के आती है, गुस्सा आता है तो दबा के आता है, इमोशनल हो जाते हैं तो वो भी दबा के हो जाते हैं। सो हाँ, ईगोइस्टिक विस्टिक मुझे पता नहीं है सर। इनसिक्योर मैं कभी रहा नहीं हूँ, क्योंकि कभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी उसके साथ राइवलरी, मेरी उसके साथ, मेरी कभी हुई नहीं, टचवुड भगवान ने। आई एम द वन एंड ओनली। तो इसको आप ईगोइस्टिक कह लें, इसको आप ये कह लें कि पता नहीं सर। नहीं देखो, आप पर ये ट्रैक कहां से आते हैं आपके पास? कौन बोलता है ये? भाई, आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ, हाँ, फिर आपने जो बुआ बनती थी उपासना सिंह, वो भी निकल गई, अली असगर जिसका नाम लिया वो भी निकल गए, सुगंधा मिश्रा भी निकल गई, भारती सिंह जी, चंदन प्रभाकर, कृष्णा अभिषेक जी, सिद्धार्थ सागर। पर ये इसी के साथ आप टिक के काम क्यों नहीं कर पाते? इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं कर पाते। मैं तो अपनी जगह पे ही हूं। आप देखिए, अगर आपने बात की सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, वो एक बात ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं भारती सिंह, तो भारती सिंह आप कभी कभी अगर इंस्टाग्राम पे देखें तो हम लोग रोज साथ बैठते हैं। हुआ क्या, वो ज्यादा पैसे मांग रही थी या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। बड़ा रोल मांग रही थी? नहीं, कोई बड़ा रोल नहीं मांग रही थी। उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, वो अपना काम कर रही है, वो बहुत बिजी है। तो ऐसा नहीं है कि सब जो लोग गए हैं वो सब लड़के गए हैं। उपासना जी बहुत अच्छा काम करनी फिल्मों में। आज मेरी अभी थोड़े दिन पहले उनसे बात हो रही थी। कृष्णा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है, उसमें अगर एक लड़ाई वाला कोई न्यूज आया तो सबको उस कैटेगरी में ले लिया जाए, वो भी गलत है ना सर। तो आप इतने ज्यादा हर बार नए लोगों को क्यों लेके आते हैं? उसके पीछे कोई अच्छा, अब अगर नई चांस दूं नए लोगों को, फिर लोग बोलेंगे ये नेपोटिज्म करता है, अपने ही दोस्तों को रखता है, तो आदमी जाए तो जाए कहां? मुझे ये बताइए। उससे ये पूछा, उसमें ये सवाल बनता है कि जैसे ही ये लोग थोड़े बड़े बनते हैं, जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ते चली जाती है, तो हो सकता है ये भी आपसे ज्यादा डिमांड करते हो कि भाई अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, यू बेटर ट्रीट मी, मेरे पैसे वैसे बढ़ाओ, मेरा रोल भी बढ़ाओ। फिर आपको लगता होगा कि ये तो मेरे बराबर में आके खड़ा हो रहा है, फिर आप उसको। नहीं, मुझे ऐसा कभी लगता मेरे बराबर आके खड़ा हुआ कोई, और ना ही कभी इस चीज की टेंशन रही है। पर हाँ, जब आप अपना शो प्रोड्यूस करते हो ना सर, 10 चीजें होती हैं आपके साथ हैंडल करने वाली। अब मैं थोड़ा सा उन चीजों से मुक्ति पा चुका हूं। मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूं, तो मेरा चैनल के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है और आप करिए, और अगर चैनल के साथ किसी की बैठती है, ठीक है। जैसे कृष्णा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जेन्युइन रीजन नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या इशू था या क्या नहीं, पर हमारा बड़ा प्यार है, हम लोग मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। पर हाँ, मैं ज्यादा पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा भी नहीं बनता है। अगर कोई आर्टिस्ट ज्यादा पैसे मांग रहा है, कम पैसे मांग रहा है, मैं कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं बोल सकता हूं कि तू पैसे कम कर, क्योंकि मेरा मतलब नहीं बनता ना। मेरे को अगर जो अच्छा लगता है अपने लिए मैं मांगूंगा, अगर चैनल को सूट करता है मुझे दे, नहीं करता तो मत दे। तो ऐसे मैं किसी को कभी नहीं बोल सकता हूँ। सो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ सर। तो हाँ, मतलब ये जो खबरें आती हैं कि मैंने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है सर। जैसे मेरा शो है न्यूज चैनल पे ब्लैक एंड व्हाइट, आप अपने शो की बहुत प्रमोशन करते हो, अपनी प्रमोशन करते हो अपने शो में, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छी बात है, क्यों नहीं करते? आप जैसे आप करते हो। हमारे ऊपर टीआरपी का बड़ा प्रेशर रहता है, हर हफ्ते टीआरपी आती है। आपके ऊपर भी टीआरपी का प्रेशर रहता है सर? मतलब होता है, चैनल को टीआरपी हर थर्सडे को टीआरपी आ गई? एक्चुअली नहीं देखता हूँ सर, क्योंकि टीआरपी के बारे में अगर को बोलेगा तो चैनल ही बोलेगा। सो मेरे को, जो मेरे चैनल में अभी लोग हैं, हमारे जो चैनल हेड हैं, मेरा बड़ा पुराना उनके साथ रिलेशन है। एनपी सर है, मिस्टर दानिश खान है, तो कभी उन्होंने मुझे नहीं पूछा कि मतलब, और एक्चुअली पहले होता था, मैं भी उस ग्रुप में था, मुझे भी रेटिंग आती थी। पर अभी ऐसा हो गया ना सर, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। अभी शो शायद एक जगह पे आता भी नहीं है, मतलब टीवी पे तो चल ही रहा है, साथ में वो सोनी लिव पे चल रहा है, ऐप पे चल रहा है, फिर वो अलग अलग ऐप्स पे और भी लाइसेंसिंग होती है। और आजकल लोगों को वो भी नहीं है कि मैं 9:30 बजे मैं बैठूं वेट करूं। मतलब होते हैं लोग वो भी, जो जिनका एक फिक्स रूटीन है कि वो सुबह 9 से 5 की जॉब करते हैं, फिर आया और बैठे, फिर रात को 9:30। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय के हिसाब से देखना चाहते हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं। तो अभी बड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। हम लोग थोड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले युग में है। जैसे पहले हुआ था ना कि जब 90s में 80s में नया टीवी आया था, टीवी के एकदम से बाद में कलर टीवी आ गया, पीछे केबल टीवी आ गया, केबल टीवी के पीछे इंटरनेट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, धड़ाधड़ चीजें हुई हैं। सो अभी भी मुझे लग रहा है कि और 5 साल बाद शायद सिनारियो बड़ा
चेंज हो जाएगा। एक्चुअली कोविड में ही इतना कुछ हो गया, ओटीटी एकदम से जो शायद 5 साल में बढ़ना था वो शायद 2 साल में हो गया। सो मैं प्रेशर वेशर तो कभी सर मुझे दिया नहीं एक्चुअली चैनल ने। पर एक कंटेंट प्रोड्यूसर दूसरे कंटेंट प्रोड्यूसर से भी पूछ रहा है कि आगे क्या भविष्य देखते हो आप? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगले 5 साल का, क्योंकि आज हम सभी के शो, मेरा शो भी, आपका शो भी टीवी पे भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, इंटरनेट पे भी आता है, ऐप पे भी आता है। तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें? क्या आपको लगता है टीवी का व्यूअर अलग है और ऐप का व्यूअर अलग है, डिजिटल का व्यूअर अलग है? और फिर अगर बनाना है कंटेंट तो किसके लिए बनाए? सर मुझे लगता है कि अपना देश इतना बड़ा है ना सर, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे ना हर चीज़ चल जाती है एक्चुअली, क्योंकि कंजम्पशन बहुत है। चाहे खाने पीने की बात कर लें हम, चाहे कपड़ों की बात कर लें या जो भी। सो अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं, अलग अलग कंटेंट को पसंद करने वाले लोग भी हैं। सो यहाँ चल जाते हैं। मुझे लगता है चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हमारा शो है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि यार पूरी फैमिली देख सके, क्यों कॉमेडी है ना, कॉमेडी ज़्यादा बनती भी नहीं है क्योंकि मुश्किल भी होता है करना। सो जैसे मैंने बताया कि इतना सब कुछ चेंज हो रहा है ना कि हम भी धीरे धीरे अभी लर्निंग प्रोसेस में भी हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ें। सो मुझे ही लग रहा है कि अच्छा इतना सब कुछ बदल रहा है तो हम भी बदलते हैं ना, हम भी सीरियस फिल्में करते हैं, हम भी कुछ गाने वाने गाते हैं, इतनी टेंशन क्यों ले। सो काम कर रहे हैं, मज़ा आता रहे, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। पर हाँ, ऐसा बर्डन लेके नहीं जीना सर, मतलब क्या है, क्यों लेना है बर्डन। न्यूज़ देखते हैं आप? सर अभी टीवी एक्चुअली मैं बहुत कम देखता हूँ। अभी ऐसा होता है कि कभी फिल्म देखना हो तो ओटीटी पे कुछ देख ली, क्योंकि मैं खुद टीवी पे काम करता हूँ तो आप समझ सकते हैं, मतलब 2 दिन हफ्ते में शो जरूर आता है, लेकिन वो जो 5 दिन प्रेपरेशन में जाते हैं उसमें बहुत समय जाता है। तो न्यूज़ का हाँ आजकल ये हो गया कि चलो अब सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल फॉलो कर लो तो आपको जो भी मेन न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ तो वैसे ही स्प्रेड हो ही जाती है। सो हाँ, थोड़ा अपडेट रहता हूँ। आपने भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई थी जब आपने मोदी जी को टैग करके ट्वीट कर दिया था। वो आपने ना तो डिलीट किया। आज आप क्या कहना चाहते हैं? आपके अपने राजनीतिक व्यूज आज के हालात पे हैं? आज आप क्या कहना चाहते हैं? स्थितियां अब सुधर गई हैं? अब आप जो टैक्स दे रहे हैं अब उसका आपको पूरा प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है? देखिए सर, मेरे को ये लगता है कि हाँ, स्थितियां अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बहुत सुधरी हैं, इंप्रूव हुई हैं। कि हाँ, वो मेरी गलती कह लो, बचपना कह लो या इन्फ्लुएंस कह लो, तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब मैं अगर छोटी छोटी चीज के लिए उनको कंप्लेंट करूंगा वो गलत बात है। पर एक बात है चौधरी साहब, जो मतलब आपको ना गिले भी उससे होते हैं जिससे उम्मीदें होती हैं ना। इससे पहले तो कभी हमने मतलब कभी पॉलिटिकल, एक्चुअली मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, पर मुझे वो लगता है कि यार अपने जैसे कुछ देसी आए हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने जैसे बातचीत करने वाले, इनको करते हैं कंप्लेंट। शायद पहले ट्विटर था भी नहीं उस समय, इतना था तो, लेकिन हाँ तब नहीं, मतलब ट्विटर मैंने तो ज्वाइन किया है 2013 में शायद। हाँ, उससे पहले तो हाँ, तो उसके साल बाद ही ट्वीट कर दिया मैंने, तो समझ रहे। तो नई नई चीजें हमें पता नहीं ना कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, और अब लोगों को लगता है ये बंदा बड़ा पॉपुलर है। हम तो वैसे ही हैं जैसे अपने यार दोस्तों के साथ हैं कि यार अरे ये गलत हो गया। हालांकि आप थोड़े इंजॉय मूड में भी होते हैं और कभी है ना, कभी किसी अलग मूड में होते, कुछ तो लिख दिया, हाँ आई वाज रॉन्ग। सो बड़ी सारी चीजें होती हैं सर, क्या करें, इंसान है, आदमी करता रहता है। सो हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन नाउ? सर मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। आजकल पता क्या माहौल है, किसी एक को फेवरेट बोल दो ना तो दूसरे वाले बोलते कभी मिले ना, अच्छा तो वो है आपके फेवरेट, है ना। तो इसलिए मैं नहीं, मुझे बड़े सारे अच्छे लोग लगते हैं। जैसे मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं कभी, मुझे लोग पूछते हैं कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करना चाहो तो किसका करना चाहोगे। मैंने हमेशा बोला है मैं मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा। और फेवरेट मतलब मेरी ना अपनी कंडीशंस है। मोदी जी का जब आप इंटरव्यू करोगे वैसे ही करोगे जैसे अक्षय कुमार ने किया था, थोड़ा अलग करोगे? नहीं, वो मेरा अपना क्रिएटिव होगा। अक्षय बाजी का अपना क्रिएटिव था। पर हाँ, मेरे केस में पता क्या है, अगर मैं किसी पॉलिटिशियन को मैं अपना फेवरेट बोलूं भी कि ये मेरे फेवरेट हैं, उसके भी अपने वो होते हैं। हाँ। जैसे अटल जी जब स्पीच देते थे ना तो विट होता था उनके। मोदी जी का ह्यूमर भी बहुत मजेदार होता है। तो लालू जी होते थे। तो मुझे जो हंसाने वाले, थोड़े जो मजे से रखें, जो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएं, वो फिर मुझे उनके में भी इंटरेस्ट नहीं होता कि नहीं भाई जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना। तो थोड़ा थोड़ा ह्यूमर रखने वाले जितने भी होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं कि मजे से अपनी बात कह दी। मुझे एक याद आ गई बात अटल जी की। तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ी देर बाद उनको याद आया प्रधानमंत्री तो मैं ही हूं।
तो बोले माफ कीजिए, विपक्ष में बैठने की इतनी आदत हो गई है। वो चीजें ना जो वो बड़ी अच्छी लगती हैं, माहौल भी लाइट रहता है। पर आपने देखा बॉलीवुड में भी क्या पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है, आप राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, उसके हिसाब से भी आपको काम मिलता है। कई बार आपकी विचारधारा के हिसाब से कई बार काम नहीं मिलता है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नंदिता दास है, वो बड़ी लिबरल मानी जाती है अपने विचारधारा में, उनकी एक अलग वो है। अच्छा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विचारधारा का भी फर्क पड़ता है काम मिलने पे बॉलीवुड में, वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती है? सर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका बिहेवियर लाख बुरा हो, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं आपको काम मिलता रहेगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं है, फिर आप जितना मर्जी सरजी ये सब वो करते रहो, नहीं वो इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि नेपोटिज्म ये वो ऐसा भी होता है। मुझे लगता है कि आपको एक बार चांस मिल जाएगा, आप अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हो या है ना किसी बड़े डायरेक्टर के बेटे हो, वो माध्यम ऐसा है कि अगर आप पब्लिक के दिल में नहीं बसे ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। सो मेरे साथ तो सर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा। मैंने तो हमेशा अपने काम पे फोकस किया है। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी का सहारा लेके काम लिया हो, और ना ही भगवान करे कभी ऐसी जरूरत पड़े। हम अच्छा काम करते रहे। आपके शो में दूसरे फिल्म स्टार्स अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए आते हैं जी। आज आप अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए दूसरों के शोज में जा रहे हैं और दूसरे चैनल्स पे जा रहे हैं जी। हाउ इज दिस फीलिंग? सर मैं सच्ची बताऊं, मेरे लिए ना ये प्रोसेस का मैं इसलिए मजा ले रहा हूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी रूटीन लाइफ है। हाँ। जैसे बाकी फिल्म स्टार्स हैं वो हर बार हाई, जैसे अक्षय पाजी के हम जिक्र कर रहे थे, तो वो 4 फिल्में करते हैं मान लो इस साल में, या 5 करते हैं। हर फिल्म नई लोकेशन होती है, नई ट्रैवल कर रहे हैं, नई हीरोइन होती है, सब कुछ है ना, नई कहानियां। मेरे लिए ऐसा है कि फिल्म आ रही है 5 साल बाद, तो ये जो 5 साल निकले मेरे, अंधेरी से गोरेगांव, गोरेगांव से अंधेरी, यही तो मेरे लिए इतना ही बड़ा मजेदार है कि मैं दिल्ली आया हूँ इतने साल बाद। एक्चुअली आए मतलब एयरपोर्ट पे उतरे, आगे फ्लाइट ले ली, ऐसे निकल गए। सो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं इसके बाद कोशिश करूंगा, वो रात को राजमा चावल वाला था आपके इधर शिवाजी स्टेडियम के बैक साइड, कोशिश करूंगा अगर जा पाया तो खा के आऊंगा। तो मैं ये सब चीजों में थोड़ा मजा आता है मेरे को, मतलब मुझे घूमना अच्छा लगता है। तो मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि मैं नई नई चीजें सीखता हूँ ना सर। ये 2 लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, ये भी है ना अलग मजा है। एक और शो में गया था मैं, तो वहां पे सारा कॉलेज का क्राउड था, तो वो अलग ही एनर्जी थी उस शो की, मुझे बड़ा मजा भी आया। तो वही जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ट्रैवलिंग करते रहो, मिलते रहो लोगों से, तो आप सीखते हो। कभी आप सोचते हो कि अपने शो में अब आपको पॉलिटिशियंस को भी बुलाना चाहिए? जैसे मान लीजिए कभी मोदी जी को आप इनवाइट करें कि जरूर सर, मेरे को भाई चुनाव से पहले जो नेता हैं वो भी अपने आप को प्रमोट करते हैं, चुनाव से पहले प्रचार के लिए जाते हैं। जी जी। तो कभी वो मान लीजिए मोदी जी को अगर आप कभी इन्वाइट करना चाहें तो आप चाहेंगे कि वो आए आपके शो में? सर मैं सीरियसली बताऊं, मैंने पर्सनली जब मिला मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने उनको बोला भी, मैं कहा सर कभी हमारे शो पे भी आ जाइए आप। तो उस समय उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे विरोधी बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ बोला, आएंगे कभी, तो मना नहीं किया उन्होंने। पर हाँ, कभी आएंगे तो हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि वो भी लाइटर साइड उनकी लोगों के सामने आए, और लोग भी देखें कि नहीं यार मजेदार हंसी मजाक वाली बातें करें। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में वो था फिल्म म्यूजियम का उद्घाटन, तो मोदी जी ने बड़े अच्छे जोक वहां पे मारे, सारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, बड़े खुश हुए। तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी देर के लिए जो आए, जो हम ही लोगों ने देखा, वो पूरी दुनिया देखे। सो जरूर मैं तो बुलाता रहूंगा उनको। चलो ये बात मुझे लगता है उन तक पहुंच जाएगी। आप अपने मेहमानों को बुलाते हैं, फिर उनके ट्वीट्स दिखाते हैं आप, फिर कहते हैं लोग नीचे क्या लिखते हैं जी, है ना। अभी मैंने आपके भी निकाले, आप अपनी फोटो डालते हो तो आप कभी पढ़ते हो लोग नीचे क्या लिखते हैं? हाँ, मतलब कभी कभार वक्त मिलता है तो पढ़ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंने जो देखा, जो आप करते हैं, सबसे ज्यादा लोग आपकी फ्लर्टिंग जो नेचर है, जैसे आपने ये डाला, इसमें लोग कह रहे हैं सर जब बीवी घर से निकाल दे और गाड़ी में भी पेट्रोल ना हो तो ऐसा ही होता है, ना घर के ना बाहर के। हाँ? ये किसी ने आपके लिए लिखा है जी। ये फिर एक और आपने नोरा फतेही के साथ डाला है, उसमें भी कोई लिख रहा है गिन्नी भाभी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, पाजी गिन्नी भाभी का भी ध्यान रखना जी। फिर एक और आपने ये डाला, इसमें किसी ने लिखा जब सुबह सुबह गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया हो, तो आपकी ये तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं ध्यान से। फिर किसी ने लिखा कपिल अपने शो की टीआरपी चेक करते हुए। देखो आप लोग। हाँ, तो कैसा लगता है आपको जब आप पढ़ते हैं ये? अच्छा लगता है सर, क्योंकि मैं
नहीं मतलब सारे नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब से हमने अपने शो में ये सेगमेंट शुरू किया ना, तो क्या कभी कभी ना सोशल मीडिया पे जो नए नए लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, शायद वो बड़े यंग भी होते हैं, बातचीत की मर्यादा या गाली गलौज भी हो जाता है। हम भी तो करते थे पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो धीरे धीरे आदमी सीख भी जाता है चीजें। तो जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया ना कि सिर्फ फनी कमेंट्स करो, तो तब से ना एक्चुअली लोग इतने फनी कमेंट्स करने लग गए हैं। तो मेरे पोस्ट के नीचे तो ऑब्वियसली आते ही आएंगे क्योंकि हम अपने शो में करते हैं, पर अच्छी बात है, चलो यूथ हमारा क्रिएटिव हो रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहा है। थैंक यू सो मच कपिल, और इट वाज ए प्लेजर टू हैव यू हियर। thank you, बड़ा अच्छा लगा आपको इस नए रूप में देख के। शुक्रिया। और बस हमने ये बड़ी इंटेंस बातचीत रही, और न्यूज़ के बारे में थोड़ी कम बातचीत रही। मैं सोच रहा था मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताएं। अच्छा जी, आपको नहीं पता है? पर नहीं, मैं आपसे बट कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कपिल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू।